बारे में क्लास 9 में हमने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके मुख्य बिंदुओं को ध्यान दें। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम। ये क्या होता है बच्चों? दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर b प्लस r, जहां पर 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन b, यानी कि जो हमारा r है उसका मान 0 और b के बीच में होता है। इसको संतुष्ट करने के वाली पूर्ण संख्या q एवं r ज्ञात कर सकते हैं। इसका प्रयोग कहां करेंगे हम? दो संख्याओं के मासा यानी महत्तम समापन, जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं, उसको ज्ञात करने में किया जाता है। और देखिए इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल जो है वो अद्वितीय होता है। आगे बढ़ेंगे हम अभाज्य गुणनफल विधि। इस विधि से हम क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करेंगे, जो हमें संख्याएं दी जाएंगी आपके। इस विधि से हम एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे तथा नीचे लिखे संबंध, जो नीचे संबंध का है, इसका सत्यापन भी करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए दो संख्याएं a तथा b है, तो इनमें क्या संबंध होता है? HCF of AB into LCM of AB equals to A into B, यानी कि AB का मासा गुणा AB का लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो बच्चों अब लीजिए हम अपनी पहली प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, इसको ज्ञात करने की, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से निम्नलिखित या निम्न संख्याओं के एचसीएफ यानी कि मासा ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में दिया है 135 और 225। इन दोनों संख्याओं का हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम जो होता है a बराबर b प्लस r, जहां पर a b q r जो है जो सिंबल्स हैं, इनका मतलब बता देते हैं पहले आपको। a का मतलब होता है भाज्य, यानी जिसमें भाग दिया जाता है। b का मतलब होता है भाजक, यानी कि जिससे भाग दिया जाता है। q का मतलब होता है भागफल और r का मतलब है शेषफल, जो क्लास में नीचे होता है। यहाँ पर एक कंडीशन है इस प्रमेय का पता करने के लिए, a इज ग्रेटर देन b, मतलब भाग हमको उसमें दिया जाता है बड़ी संख्या है, तो हम बड़ी संख्या दोनों में से कौन सी लेंगे? a। यहाँ पर हम देखते हैं कि a का मतलब हमारे पास क्या है? 225 और b कितना है? 135। अब हम भाग करके देखते हैं, नॉर्मल जैसे भाग करते हैं। हमने 135 का 225 में भाग दिया, एक बार गया, घटाया, शेषफल आ गया 90। क्योंकि यहाँ पर हमें इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। अब 90 को हम क्या ले लेंगे? यहाँ पर 90 को हम ले लेंगे इसकी जगह पर, b की जगह पर, और 135 से हम भाग देंगे इसको लेके a की जगह पर। अब 90 को हमने 135 से भाग किया, फिर एक बार गया, घटाया, शेषफल आ गया 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो हम 45 को लेंगे b की जगह पर, और जो 90 पहले जो हमारा भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, यानी a का काम करेगा। 45 से 90 में भाग किया, दो बार गया, 90 बार 90 आया, घटाने पर देखते हैं शेषफल क्या आ गया? 0। हमने देखा क्या ये पहले स्टेप में, पहले चरण में क्या किया? नहीं। हमने देखा ये सारी प्रक्रिया कुछ चरणों के अंतर्गत संपूर्ण हुई, यानी कि हम देखें कि पहली बार में पहले चरण में क्या किया? a बराबर b q प्लस r के अनुसार 225 को हमने 135 से एक बार भाग किया था, शेषफल आया 90, 0 नहीं आया। दूसरे चरण में किया 135 को हमने 90 से एक बार भाग किया था, शेषफल 45 बचा, शेषफल 0 नहीं आया। और फिर ये तीसरे चरण की हो गई। तीसरे चरण में हमने 90 को 45 से दो बार भाग किया, तो शेषफल कितना आ गया? 0।
हमने किससे किस में भाग करने पर शेषफल शून्य आया? 45 से 90 को भाग करने पर। यानी कि जिससे भाग करने पर शेषफल शून्य आता है वही कहलाता है इन दो दी गई संख्याओं का एचसीएफ। यानी कि 133 और 225 का एचसीएफ जो है वो कितना होगा? 45। बच्चों इसी कड़ी को आगे करते हुए अब हम चूंकि दूसरा सवाल थोड़ा अलग टाइप का है तो पहले हम देखते हैं इसी का सवाल नंबर 3। वो है किसी परेड में 616 वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि चूंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? अधिकतम संख्या पूछी गई है, इसलिए हमें 616 और 32 का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि 616 32 से बड़ा है तो a का मान 616 लेंगे और b का मान 32। पहले अपन सामान्य सा जो भाग करते हैं वो करके देखते हैं। हमने 32 से 616 को भाग करने की सबसे पहले 32 के 61 में भाग किया, एक बार लिया 32 आया, घटाने पर 29 शेष पर बचा, 6 को नीचे उतारा 296 हुआ, फिर 32 से 9 बार भाग किया 288 आया, 296 में से 288 को घटाए तो बचता है 8 शेष पर। क्योंकि यहाँ पर शेष पर जो है शून्य नहीं आया तो हम अगले चरण में जाते हैं। हम 8 को लेंगे b की जगह और 32 को लेंगे a की जगह। हम 8 से 32 में भाग देते हैं, 4 बार जाता है और शेषफल हमारा क्या जाता है? शून्य। 8 से 32 को भाग देने पर शेषफल क्या आ गया हमारा? शून्य। यानी कि हम देखते हैं कि पहले चरण में हमें मिलेगा 616 को हमने किया 32 से 19 बार, शेषफल आया 8, शून्य नहीं आया। दूसरे चरण में गए 32 को हमने 8 से भाग किया, 4 बार गया, शेषफल क्या आ गया हमारा? शून्य। चूंकि 8 से 32 को भाग देने पर शेषफल शून्य आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि 616 और 32 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा? 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस टुकड़ी में जहां पर भाग कर रहे थे दोनों के लिए, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या जो है वो कितनी होगी? 8 होगी। तो बच्चों अब हम इसी प्रश्नावली का सवाल नंबर 2 देखते हैं। वो इस प्रकार है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। इसलिए हम देखते हैं माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6, तब यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका जो होती है a बराबर bq + r से, यहां पर r हमारा शेषफल तथा b जो है हमारा भागफल है। चूंकि 0 ≤ b यानी 6 है, इसलिए हम मान लीजिए यहाँ पर संभावित शेषफल क्या हो सकते हैं, यानी r के मान क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, पर 6 नहीं हो सकता क्योंकि r > 6, r 6 से छोटा है। अर्थात a बराबर bq + r में हमने b बराबर 6 एवं r बराबर 0 1 2 3 4 5 रखे तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले हमने a बराबर bq + r में b बराबर 6 तथा r बराबर 0 रखा तो क्या मिला? a बराबर 6q + r का मान 0, यानी a बराबर क्या मिलता है? 6q। इसी प्रकार जब हम b बराबर 6 r बराबर 1 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है? a बराबर 6q + r का मान 1। इसी प्रकार हम 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे r के मान। तो क्या देखते हैं? जब हम 2 रखते हैं तो a बराबर होता है 6q + 2, r का मान 3 रखते हैं तो 6q + 3 मिलेगा, r का मान 4 रखते हैं तो 6q + 4 मिलेगा, r का मान 5 रखेंगे तो 6q + 5 मिलेगा। इस प्रकार का हमारा हो सकता है। चूंकि a हमारा क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए ना तो 6q हो सकता है, ना 6q + 2 हो सकता है, ना 6q + 4। इस प्रकार का नहीं हो सकता क्योंकि सम में आ जाते हैं। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है।
बच्चों इसी कड़ी में हम इसी प्रश्नावली का अगला सवाल देखते हैं। यानी सवाल नंबर 4 जो इस प्रकार है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के प्रयोग से दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। इसलिए देखते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना हमारे पास 3 है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चूंकि 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन 3 है, यानी हमारा जो शेषफल होगा उसका मान 0 और 3 के बीच में है। इसलिए इसके लिए संभाव्य हमारे शेषफल क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से वो छोटा है। अर्थात a बराबर b प्लस r में यदि हम b बराबर 3 तथा r बराबर 0 1 2 रखें तो a जो है हमारा संख्याओं 3q 3q+1 3q+2 के रूप का होगा, जैसा हमने पिछले सवाल में देखा था, सवाल नंबर 2 में। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो तीनों हमें संख्या मिली है 3q+1 और 3q+2, इनमें से प्रत्येक का वर्ग जो है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए करके देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या था, 3q था, हमने इसका वर्ग किया, यही बात को लगाए तो 3 हो गए, इसमें से हमने 3 कॉमन निकाल लिया तो बचा हमारा 3q²। हमने इसको लिख दिया 3m, यानी m हमने क्या ले लिया, हमारा ये संख्या 3q² को हमने m नाम दे दिया। हम दूसरी स्थिति देखते हैं। हमारे पास क्या था दूसरा मान 3q+2, इसका वर्ग किया हमने, तो यहाँ पर हमें लिख रहा है कि यहाँ पर एक सरल संख्या के रूप में बन गई। कौन सी सरल संख्या, a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होती है, a² + 2ab + b²। हमारे पास a का मान है 3q और b का मान है 1। हम इस सरल संख्या का मान रखते हैं तो होगा 3q² + 2, a का मान 3q b का मान 1 + b का मान 1 का स्क्वायर। ये होगा 3 के 9 q² + 3 × 6 = 6q + 1। यानी कि यहाँ से हमने देखिए क्या किया, यहाँ से इतने में से हमने क्या किया 3q कॉमन ले लिया 3, तो ये क्या हो गया 3q² + 2q बचेगा +1। इसको हमने लिख दिया m, यानी हो गया 3m+1। यहाँ पर m का मतलब क्या हमने किस टर्म लिया है, 3q² + 2q। अब तीसरी स्थिति हमारे पास क्या है, तीसरा मान क्या है 3q+2, इसका भी वर्ग किया हमने। यहाँ फिर कोई समीकरण क्या लगाया, a + b होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a² + 2a × b + b का स्क्वायर, यानी 3 के 9 q² + 3 दूनी 6 दूनी 12 q + 2 दूनी 4, यानी 9q² + 12q + 3। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 + 1 जोड़ने पर 4 होता है ना। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इतने में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। हमने इसमें से 3 कॉमन निकाला, मतलब 3 से भाग किया, 3 × 9 3 × 12 3 × 3। इसको हमने फिर से लिख दिया, इस पूरे को m, यानी हमें 3m+1, जहां पर m का मतलब है 3q² + 4q + 1। यानी हमने तीनों कंडीशनों में क्या देखा कि जो मान आ रहा है वो या तो 3m आ रहा है या 3m+1 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसी प्रकार बच्चों अगला सवाल जो 5वां है उसमें हम हमसे घन यानी क्यूब की बात करते हैं, तो उसको आप स्वयं करके देख सकते हैं कि संख्याओं का क्यूब जो होता है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 प्रकार का होता है। इसलिए आप उससे करके देख सकते हैं, नहीं आए तो अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं। अब इसी कड़ी में आगे हम इसी प्रश्नावली का सवाल नंबर 6 जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है उसको देखते हैं। ये क्या होता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। देखते हैं, यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होना चाहिए। अर्थात 6 की पावर n में अभाज्य गुणनखंड अगर हम करते हैं तो उसमें संख्या 5 आना चाहिए, परंतु हम देखते हैं यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 की पावर n के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 6 का गुणनखंड क्या होता है 2 × 3 होल पावर n, अर्थात 6 पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं 2 व 3 ही आ सकती हैं।
अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें निश्चित कराती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 व 3 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है या नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 की ओर चलते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, जैसे हमारा पहले ही बात है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ संख्या दी जाएगी, उनके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उनको गुणांक के रूप में व्यक्त करना है। इनको करने के लिए सबसे अच्छी और सरल विधि होती है ट्री चार्ट विधि, जिसको अपन हिंदी में वृक्ष आरेख भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं और उसके लिए अपन ट्री चार्ट से देखते हैं। जैसे 140 है, इसको हम किससे भाग देंगे? सबसे छोटी, यानी 140 सम संख्या 2 से जाएगा, 2 से कितनी बार हो जाएगा? 70 बार हो जाएगा। आप 70 के गुणनखंड में 70 फिर से सम संख्या है, फिर 2 से जाएगा, 2 से 35 बार, 35 भी सम संख्या है, पीछे 5 है, तो जाहिर सी बात है 3 या 5 से जाएगा, तो 5 से जाएगा, 5 7 35। इस प्रकार से 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम इनको जो है कैसे लिख सकते हैं? 140 से इसके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने थे। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए? देखिए, एक तो सभी का होता है 2 2 5 और 7, यानी 140 को गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, 1 एक बार आया है, 2 कितनी बार है? 2, तो इसको 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, 5 एक बार है, 7 एक बार है। इस प्रकार से आप कितनी भी संख्याओं के इस ट्री चार्ट पैटर्न से आसानी से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी से अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं के गुणनफल का सत्यापन भी कीजिए। जैसे दो संख्याएं दी हमें 510 और 92, इनके हमें अभाज्य गुणनखंड देंगे। इसके लिए वही हमने ट्री चार्ट में देखा था थोड़ी देर पहले। 510 2 से 255 हो जाएगा। आप विषम संख्या है 3 से 85 बार जाएगा, 85 5 से जाता है 17 बार। इसी प्रकार में 92 के गुणनखंड देंगे 2 से 46 बार, फिर 2 से 23 बार। अब हम क्या देखते हैं? हमने यहाँ देखिए 510 के गुणनखंड है, एक सभी का कॉमन होता है तो उसको निकालना नहीं पड़ता। 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 17। ऐसे 92 के गुणनखंड देखे हमने 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 23। अब जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में मिलता है। देखा दोनों में 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, दोनों का गुणनफल कितना है? 2 एकम 2, तो ये होगा हमारा एचसीएफ यानी कि महत्तम समापन वर्ग। एलसीएम में क्या देखते हैं? जो कॉमन फैक्टर है वो तो लेते ही है, साथ ही साथ जो छूट गया उसको भी हमको साथ में गुणनफल के रूप में लेना होता है। तो यहाँ पर देखा 1 2 मिल गया, एक और 2 ये आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 17 आ गया और 23। जब हमने इन सभी को गुणा किया तो गुणनफल आता है 23460। अतः 510 और 92 का एचसीएफ हुआ हमारा 2 और एलसीएम हुआ हमारा 23460। अब हमें करना है सत्यापन। क्या सत्यापन करना है? कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्या कौन सी वाली? 510 और 92, इन दोनों का गुणनफल के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का गुणनफल हमने देखा एलसीएम 23 2340 गुणा एचसीएफ 2 बराबर 510 गुणा 92। जब इन दोनों को गुणा किया तो आता है 46920 और इन दोनों का गुणा किया तब भी आता है 46920। यानी हमारे दोनों पक्ष, इधर हमारा एलएचएस होता है, इधर आरएचएस, दोनों पक्षों की समान आ गए। इसका मतलब ये हमारा सत्यापन हो गया, यानी हम लिख सकते हैं सत्यापित हुआ। तो बच्चों,
इसी श्रृंखला का अगला सवाल है हमारा तीसरा, निम्नलिखित पूर्णांक या संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में मतलब जो संख्या दी है उनके अभाज्य गुणनखंड का लिए तो वहां से लिखते हैं 12 है, 12 के गुणनखंड की बात करें क्या होता है 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे हम 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 3 गुणा 5। ऐसे हम 21 की क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 3 गुणा 7। अब एचसीएफ के लिए सभी में कॉमन क्या मिल रहा है 1 गुणा 3, तो इसका गुणा करने पर 3 एकम 3, तो एचसीएफ कितना आ गया 3। एलसीएम में क्या आया 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इन सभी का जब गुणा किया तो कितना आया 420, यानी एलसीएम हमारा कितना है 420। अतः संख्याओं 12 15 और 21 का एचसीएफ हुआ कितना 3 और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापन कितना हुआ 420। इसी का अगला सवाल है कि हमें संख्या दी है कि 306 और 657 जो है इनका एचसीएफ कितना है 9 है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है, हमें संख्याएं दी है, कौन सी दी है 306 और 657। एचसीएफ कितना दिया है 9, ज्ञात करना है हमें एलसीएम ज्ञात करना है। हमारे पास इसका एक सूत्र होता है या जिसका भी हमने सत्यापन किया था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना है 9, संख्या कौन सी है 306 गुणा 657। देखा हमने यहाँ पर एलसीएम बराबर 306 गुणा 657, तो यहाँ पर गुणा के रूप में था 9, तो कौन चला गया तो आगे की बटे में 9 से 657 में भाग किया 73 बार गया 73 बार गया, तो यहाँ क्या बचा एलसीएम बराबर 306 गुणा 73। जब इन दोनों का गुणा किया तो आ जाता है 22338। अतः एलसीएम कितना आएगा 22338। बच्चों अगला सवाल हमारा इस प्रकार है कि कोई खेल का मैदान है, इस मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। इस पथ का चक्कर लगाने के लिए दो बच्चे निकलते हैं सोनिया और रवि। सोनिया जो है इस पूरे पथ का जो चक्कर पहला चक्कर एक चक्कर जो है वो 18 मिनट में लगा लेती है, जबकि रवि को उसी चक्कर को पूरा करने में केवल 12 मिनट लगते हैं। अब हमें ये बताना है कि बताइए अगर वो दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा में अगर चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए कितने समय बाद का मतलब बहुत सारा समय नहीं, कम से कम कितना समय लगेगा कि वो पुनः उसी स्थान पर एक साथ मिल सकेंगे। जब कम से कम वाली बात आती है तो क्या निकालना होता है हमें उसका एलसीएम निकालना होता है। हम दोनों को समय देखते हैं, एक को 18 मिनट और एक को 12 मिनट लगते हैं, तो हम 12 और 18 का क्या निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम। 12 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 2 × 12 2 × 6, ऐसे 18 के 2 × 18 3 × 9। 12 के गुणनखंड क्या हुए हमारे 1 × 2 × 2 × 3 और 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए 1 × 2 × 3 × 3। इसका एलसीएम के लिए देखते हैं, एक जो दोनों कॉमन था 2 कॉमन था, एक तो यहाँ से एक जो कॉमन था दूसरा 3 यहाँ से, इन सभी का जब गुणा किया तो आता है 36 यानी कि 36। मतलब ये हुआ कि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि सीखी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका सीखी। अब हम कुछ नया करने जा रहे हैं, यानी कि हमारी अगली एक्सरसाइज जो है 1.3 वो उसमें कुछ अलग से देखते हैं। यहाँ पर हमें इसका पहले ही सवाल बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या बताना √5 को अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, हम इसका विपरीत लेके चलते हैं। पूछा क्या है अपरिमेय, लेकिन हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि √5 कैसा हमारा परिमेय संख्या है। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, दो पूर्णांक a और b इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि √5 बराबर a/b, क्योंकि हमने परिमेय लिया तो बटे में लिखेंगे। यहाँ पर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब हर का मान 0 नहीं है। माना कि ये तत्व कैसे सह अभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, इनमें एक ही अतिरिक्त
बराबर ए स्क्वायर। अगर हम 5 को इधर लाते हैं तो ए स्क्वायर के बटे में आता है, जिससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो यह निश्चित होता है कि वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। यानी कि यहाँ पर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए ए को भी विभाजित करेगा। अब हमने माना a बराबर 5c, हमने a को कितना ले लिया 5c ले लिया। अब हमने ले लिया a का मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में रख दिया। समीकरण क्या था हमारा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर वाला a की जगह 5c, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग को ले लो मतलब 25c स्क्वायर, 5 का पक्षांतर किया बटे में गया 5 से 25 5 का कट जाता है, मतलब b स्क्वायर बराबर होता है 5c स्क्वायर। इसको समीकरण 2 दिया। अगर 5 को इधर लाएं इसका मतलब क्या हो गया कि 5 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए ये b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए हमने समीकरण एक और से क्या मिला कि a और b का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया हमें 5। क्यों? क्योंकि 5 ने a को भी विभाजित किया और b को भी विभाजित किया, दोनों को विभाजित किया मतलब ये कॉमन गुणनखंड होगा। ये क्या होगा, हमारी कल्पना के विपरीत हो गया। कैसे हो गया? हम क्या लेकर चले थे कि √5 एक परिमेय संख्या है और इसमें a और b जो संख्या ली थी वो सहअभाज्य थी, इनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, परंतु 5 आ गया। इसलिए ये त्रुटि क्यों हुई हमसे? क्योंकि हमने √5 को क्या लिया था परिमेय। अतः इससे स्पष्ट होता है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों इसी प्रकार आप बहुत सारी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, जैसे √2 है, √3 है, √7 है, √11 है, √13 है। इन सबको भी आप इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार से इनको प्रूव कर सकते हैं कि ये सभी कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम इसी कड़ी का अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रश्नावली 1.3 का भी हमने क्या सिद्ध करके देखा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं चलिए क्या √5 के अलावा क्या 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, ये हम करके देखते हैं। इसलिए हमने फिर से माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने? 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मान लिया। तब इसके लिए हमने दो पूर्णांक चुन लिए, a तथा b। वो इस प्रकार हुए 3 + 2√5 बराबर a/b, जो कि परिमेय है, जहां पर a और b हमारे कैसे हैं, सहअभाज्य हैं, मतलब इनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा b बराबर नहीं है 0 के, यानी b का मान 0 नहीं है। इसका मतलब देखते हैं आगे 3 + 2√5 बराबर a/b। हमने यहां से 3 का पक्षांतर किया, प्लस का था माइनस का हो गया, यहाँ बटे में भी है तो बटे में ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि दो भी गुणांक है, यहाँ पर अगर दो का भी पक्षांतर करते हैं तो वो बटे में आएगा, 1/2/3 यहाँ पर अलग अलग बटे में, इस दो को 1/2 भी लिख सकते हैं बटे वाले को। जब हमने इस पूरी संख्या में गुणा किया 1/2 से तो √5 बराबर आएगा हमारा 1/2b माइनस 3/2 यानी √5 बराबर मिल गया a/2b माइनस 3/2। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। देखिए कि हमारे a तथा b क्या है, पूर्णांक है, और जब a तथा b पूर्णांक है तो इसका मतलब संख्या a/2b माइनस 3/2 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 बराबर एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने समीकरण में क्या लिखा है, √5 का मान किसके बराबर है, a/2b माइनस 3/2 के। जब ये परिमेय है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अपरिमेय और परिमेय बराबर हो सकते हैं क्या? जब ये परिमेय में ये भी क्या हुआ है, परिमेय हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि √5 परिमेय संख्या हो गई। परंतु हम जानते हैं, हमने इससे पहले सिद्ध किया है कि √5 क्या हमारी ये अपरिमेय संख्या है। जब √5 अपरिमेय है तो उसके साथ में जो भी संख्या चल रही है वो भी कैसी हो गई, बराबर में चले थे, वो भी संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार बच्चों आप बहुत सारी संख्याओं को प्रूव कर सकते हैं, 1/√2, 1/√7, 3 + 2, 5, बहुत सारी संख्याओं को आप ऐसे सिद्ध कर सकते हैं कि परिमेय है
या अपरिमेय। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस अध्याय की अंतिम प्रश्नावली की ओर हैं। प्रश्नावली 1.4 यानी एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पर हमारा पहला सवाल कुछ हमें चेक करने को बोलता है। क्या बोलता है कि बिना गणों की विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय शंकुओं में से इनके जो प्रसार है उस दशमलव प्रसार को बोलते हैं वो शांत है या अशांत आवर्ती है। इसके लिए हमने दो अलग अलग सवाल लिए चेक करने के लिए। हमने एक सवाल लिया है 13/3125 और वहीं पर दूसरा सवाल लिया है 29/343। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला वाला सवाल। इसमें हम देखते हैं इसे चेक करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान जो है वो हर की तरफ जाता है। हर मतलब बटे वाली संख्या। यहाँ देखते हैं क्योंकि यहाँ पर हर जो है वो 3125 है। अगर इसके हम अवयव गुणनखंड निकालें तो कितना आता है 5 × 5 × 5 × 5। इसमें हम क्या देख रहे हैं 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब इसका केवल एक ही अवयव गुणनखंड है, वो क्या है 5 है। इसलिए 13/3125 का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत। क्यों होगा उसका कारण हम बताएंगे। दूसरा सवाल देखते हैं 29/343। वहीं पर अगर हम इसके देखें इसका जो हर है वो कितना है 343 है। इसके गुणनखंड अगर करें तो क्या आएगा 343 7 × 7 × 7 होंगे, जो कि 2 एवं 5 से अलग है। 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति होगा। कारण क्या है कि हमें हमारे अंदर हमें बोलता है यदि किसी संख्या के हर के अवयव गुणनखंड में 2 और 5 या 2 की घात में 5 की घात में m के प्रकार के होंगे। अगर जो हर है उसकी हम अवयव गुणनखंड निकालें वो या तो 2 और 5 मिले या 2 और 5 की समान घात वाले कुछ मिले तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। अगर इससे हटके अलग से कोई गुणनखंड आते हैं तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आपने बहुत अच्छे से समझा और समझने की कोशिश की। इसी के साथ ये हमारा पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इस चैनल को आपको ध्यान से नीचे लाल से सब्सक्राइब दिखाएगा, उसको सब्सक्राइब